जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें सुधरता न देख अपना भारत दोस्तों अब वाकई में उठाने वाला है सबसे बड़ा कदम, और इस कदम की शुरुआत हो रही है दोस्तों चीनी विदेश मंत्री वांग यी से, जो आज पहुंच रहे हैं भारत। उसमें भी सबसे बड़ी बात की चीनी विदेश मंत्री इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात उनकी ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री आधिकारिक आवास पर होने वाली है, जो इस मीटिंग की बहुत बड़ी महत्वता को दर्शाता है। दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद आप वाकई में कहेंगे कि अब निकलने वाली है ट्रंप की हेकड़ी। तो वहीं इस तारीख को व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच हो सकती है बहुत बड़ी मुलाकात, और वो मुलाकात कराएंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इस खबर को जानते ही दोस्तों पूरे यूरोप में खुशी की लहर मच चुकी है। बड़ी ही रोचक खबर है दोस्तों, बताएंगे कैसे ये पॉसिबल हो पाया कि पुतिन और जेलेंस्की एक साथ एक मेज पर बैठने वाले हैं, और किसने ये दावा किया है दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, बताएंगे मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को लिखा भावुक पत्र, कह दिया आप ही बच्चों की मधुर मुस्कान लौटा सकते हैं मिस्टर पुतिन। तो दोस्तों वहीं आपको बताएंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने में बीजेपी ने नहीं दोहराई धनखड़ वाली गलती। आपको समझाएंगे धनखड़ के समय में क्या क्या गलती की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस बार उन सभी गलती को ध्यान में रखकर दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जी को चुना गया है। उनके बारे में पूरी आपको डिटेल बताने वाले हैं, और उस पर कैसे विपक्षी रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि इस नए भारत को कोई झुकाने से भी नहीं झुका सकता और दबाने से भी नहीं दबा सकता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। वो 18 से 20 अगस्त तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वो विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वांग यी डोभाल के साथ भारत चीन सीमा पर 24वें विशेष प्रतिनिधि यानी SR बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे सीमा विवाद को संबोधित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। वांग यी की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अलावा वांग यी 19 अगस्त को 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। चीनी विदेश मंत्री का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन बोले तो SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने की योजनाबद्ध यात्रा से पहले हो रहा है। SCO शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसे संगठन के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन माना जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि भारत चीन और रशिया के साथ मिलकर RIC ग्रुप को एक्टिव कर सकता है। दोस्तों अगर ऐसा होता है, या अगर सिर्फ भारत और चीन भी एक साथ आते हैं दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाली जा सकती है। अगर भारत और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक या आर्थिक सहयोग बढ़ाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता ही है, चीन और भारत जो है वह दोनों बहुत बड़े बाजार है इस दुनिया में। अगर ये दोनों देश अमेरिकी निर्यात जैसे कृषि उत्पाद, तकनीक, हथियार पर प्रतिबंध लगाते हैं या विकल्प तलाशते हैं, तो अमेरिकी कंपनियों को तगड़ा नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, भारत अगर चीन के साथ मिलकर अमेरिकी आयात जैसे सेब, डेयरी, हथियार कम कर दे, तो अमेरिकी किसानों और कारोबारियों को फायदा नहीं मिलेगा। चीन पहले ही अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे कि सोयाबीन, पोर्क पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगर भारत भी ऐसा करता है तो ट्रंप के ग्रामीण वोट बैंक को तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, इतना ही नहीं, अमेरिकी तकनीक और सप्लाई चेन पर भी गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों चीन के पास दुर्लभ खनिजों का भंडार है और भारत तकनीकी उत्पादन बढ़ा सकता है। अगर ये दोनों अमेरिका को सप्लाई रोक देते हैं तो एप्पल, टेस्ला, इंटेल जैसी कंपनियों को बड़ी दिक्कतें होंगी। वहीं भारत दुनिया की
फार्मेसी है और चीन केमिकल्स का बड़ा सप्लायर है। अगर ये दोनों अमेरिका को दवाइयों की आपूर्ति में बाधा डालें तो अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होगी, जबकि आपको पता ही है अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महंगी हैं। लेकिन अगर भारत और चीन ऐसा कदम उठा ले दोस्तों तो अमेरिका बर्बाद होने की कगार पर खड़ा हो सकता है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। अगर भारत चीन के करीब जाता है तो अमेरिका की चीन को घेरने की रणनीति फेल हो सकती है। उसके बाद अमेरिका चाहकर भी चीन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना पाएगा। अगर भारत चीन और रूस मिलकर काम करते हैं तो अमेरिका के लिए G7 और नाटो जैसे संगठनों के जरिए दबाव बनाना मुश्किल हो जाएगा। भारत और चीन अगर अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी करेंसी यानी रुपया युआन में व्यापार करने लगे तो अमेरिकी करेंसी की वैश्विक मांगे कम हो जाएंगी, जिससे अमेरिका का कर्ज लेने का खर्च बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। दोस्तों, जो लोग भूल रहे हैं उनको याद दिला दें, डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 से 2020 में सरकार में आए थे पहली बार, तब उन्होंने चीन के खिलाफ टैरिफ लगाकर और भारत को एक अपना सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताकर अपनी छवि बनाई थी। उनको भारतीयों ने भी जमकर सपोर्ट किया था। अगर भारत चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ कदम उठाते हैं तो ट्रंप की व्यापार युद्ध जीतने वाली छवि धूमिल हो सकती है, जिससे उनके 2024 के चुनावी अभियान को भी तगड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर भारत और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ आर्थिक, तकनीकी या राजनीतिक कदम उठाते हैं तो ट्रंप को व्यापारिक नुकसान, तकनीकी निर्भरता का संकट, भू राजनीतिक कमजोरी और डॉलर की अहमियत घटने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत चीन के बीच गहरा विश्वास अभी नहीं है, इसलिए यह परिदृश्य फिलहाल कम संभाव्य है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको यह पूरा सिनेरियो इसलिए बताया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा, तो भारत भी जाहिर तौर पर दोस्तों अपना विकल्प जरूर ढूंढेगा। चाहे उसके लिए चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने पड़े, चाहे RIC जो ग्रुप है उसको एक्टिवेट करना पड़े, तो भारत वो भी करने को तैयार है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। भारत भारतीयों के हित में ही फैसले लेगा, चाहे उसके लिए नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो सामने लाइक का बटन है, दबाना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट में दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, क्या भारत को रशिया और चीन के द्वारा दिए गए इनविटेशन RIC ग्रुप के लिए क्या इसे मान लेना चाहिए? क्या भारत को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए? देखते हैं दोस्तों आप लोग क्या सुझाव देते हैं अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो 22 अगस्त तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक करना चाहेंगे। ट्रंप ने यह बयान यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया। हालांकि रशिया की तरफ से अगली मुलाकात को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। रशिया ने पुतिन की जेलेंस्की के साथ मुलाकातों को लेकर भी चुप्पी साध रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन आसानी से जेलेंस्की से मुलाकात पर सहमत नहीं होंगे। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने इस मामले से परिचित लोगों के हवाले से जानकारी दी है कि ट्रंप ये बैठक तेजी से करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 22 अगस्त की समय सीमा तय की है, जिसमें कुछ ही दिन बाकी है। इस बीच यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात में शामिल होने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे जल्द ही अमेरिका का दौरा भी करने वाले हैं। दोस्तों, शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ रविवार को वीडियो लिंक के जरिए इच्छुक गठबंधन यानी कोएलिशन ऑफ द विलिंग की एक और बैठक करने की योजना बनाई थी। उसी दिन जेलेंस्की ने ट्रंप से मिलने के लिए 18 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी योजनाबद्ध यात्रा की पुष्टि की। जी हां, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में बातचीत की। दोनों नेताओं की मुलाकात एल मैंडोर्फ रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर हुई। 3-3 प्रारूप में उनकी संक्षिप्त बातचीत 2 घंटे 45 मिनट तक चली। रूसी पक्ष का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने किया। वहीं अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी नेता के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने किया।
हालांकि दोस्तों अभी तक मिस्टर पुतिन ने इस मीटिंग के लिए हामी नहीं भरी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द पुतिन भी इस पर बात मान जाएंगे, क्योंकि लगातार अमेरिका व्लादिमीर पुतिन से कांटेक्ट कर रहा है। इसी बीच दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को शांति समझौते पर तैयार होता ना देख अब मेलानिया ट्रंप ने भी पुतिन को एक भावुक पत्र लिखा। क्या लिखा उस पत्र में आपको बताते हैं पूरी बात। दोस्तों अलास्का में मीटिंग हुई ये सबको पता है, लेकिन जो अमेरिका ने उम्मीद लगाई थी कि अलास्का में मीटिंग हर एक मुद्दे पर समाधान निकाल पाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। अलास्का बैठक से पहले ट्रंप अपने साथ एक खास पत्र लेकर पहुंचे जो फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने पुतिन के नाम लिखा था। इस शांति पत्र को ट्रंप ने खुद पुतिन को सौंपा और पुतिन ने तुरंत इसे बैठक के दौरान पढ़ा। मेलानिया ट्रंप का पत्र अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। मेलानिया द्वारा लिखे गए इस शांति पत्र को पुतिन ने मिलते ही तुरंत पढ़ा। पत्र में मेलानिया ने लिखा कि हर बच्चा अपने दिल में एक जैसे सपने लेकर जन्म लेता है, चाहे वो किसी छोटे गांव में पैदा हो या किसी बड़े शहर में। वे प्यार, संभावना और खतरे से सुरक्षा का सपना देखते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की उम्मीदों को संवारने की है और नेताओं के रूप में ये जिम्मेदारी और भी बड़ी है। हमें पूरी मानवता के लिए ऐसा संसार बनाना होगा जहां हर आत्मा शांति के साथ जागे और भविष्य सुरक्षित हो सके। आज की दुनिया में कई बच्चे मजबूरी में अपनी हंसी दबाकर जीते हैं। मिस्टर पुतिन, आप अकेले ही उनकी हंसी को लौटाने की ताकत रखते हैं। अगर आप इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करेंगे तो आप केवल रूस की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करेंगे। जी हाँ, और भी बहुत कुछ दोस्तों इन्होंने लेटर में लिखा है, हम पूरी बात आपको बताएंगे तो खबर काफी लंबी हो जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये लेटर एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन को बैठक से पहले भावुक करने का था, ताकि उनके मन में हमले में मारे जा रहे परिवार, बच्चे, इनको लेकर थोड़ी सी भावना आ सके। हालांकि फिलहाल आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में यूरोपीय संघ, नाटो और कई बड़े यूरोपीय देशों के नेता ज़ेलेंस्की का साथ देंगे। यूरोपियन कमीशन की मुखिया उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविवार को पुष्टि की है कि वो भी इस बैठक में ज़ेलेंस्की के साथ मौजूद रहेंगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नाटो महासचिव मार्क रूटे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोस्तों यानी कि आज की ये मीटिंग ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, जैसा कि यूरोपीय और नाटो देशों के नेता मौजूद रहने वाले हैं। दोस्तों इसीलिए जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलती रहे। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या कभी भी टूट सकता है भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम? क्यों अमेरिका डेली रख रहा है भारत पाकिस्तान पर नजर? रूबियो ने कहा हर दिन रखते हैं दोनों देशों पर नजरें। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया तनाव को लेकर अमेरिका अपनी भागीदारी हमेशा से ही प्रबल बताता रहा है। अलग बात है कि भारत हमेशा से इन दावों का खंडन करते आया है। ऐसे में एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने कहा है कि अमेरिका हर दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर नजर रख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हुआ संघर्ष विराम कभी भी टूट सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष रुकने पर सहमत हो, लेकिन उसे बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि हम भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों के बीच हालात पर हर दिन नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि 3.5 साल से चले आ रहे यूक्रेन युद्ध की तरह युद्ध विराम बहुत जल्दी टूट सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ अस्थायी शांति नहीं, यानी टेम्परेरी पीस नहीं, बल्कि एक परमानेंट शांति समझौता है, ताकि भविष्य में भी युद्ध ना हो। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें लंदन में चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, मेगा दूतावास के खिलाफ सड़क पर उतरे तिब्बती। जी हाँ दोस्तों, लंदन में चीन जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा दूतावास बनाने की तैयारी में है। दूसरी ओर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। दरअसल मध्य लंदन में ऐतिहासिक रॉयल मिंट कोर्ट स्थल पर चीन की तथा कथित मेगा दूतावास बनाने की योजना है। अब इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों ने चेतावनी दी है कि इसका उपयोग ब्रिटेन में तिब्बती समुदाय
जुदाई सहित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के विरोधियों पर निगरानी और उत्पीड़न के लिए किया जाएगा। लंदन स्थित समूह फ्री तिब्बत ने एक्स पर कई पोस्ट में खुलासा किया कि ब्रिटेन सरकार पहले इस दूतावास को मंजूरी देने को तैयार थी, हालांकि अब इसके आकार, गोपनीयता और स्थानीय निवासियों पर प्रभाव को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। फ्री तिब्बत की एक पोस्ट में कहा गया है कि नो मेगा एम्बेसी बैनर के तहत हुए विरोध प्रदर्शनों ने लंदन के कई हिस्सों में यातायात ठप कर दिया, जहां प्रदर्शनकारी प्रमुख चौराहों पर जमा हुए और घंटों तक ट्रैफिक बाधित किया। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने स्टेज पर लगाए ठुमके। जी हां दोस्तों, बड़ी मधुर खबर है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये दोनों नेता मंच पर जमकर डांस कर रहे हैं, जिसे डेड डांसिंग कहा जा रहा है। दोनों का यह मजेदार डांस सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस डांस की अहमियत इसलिए और भी हो गई है क्योंकि ये डांस भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में भारतीय गायिका शिबानी कश्यप ने लक्सन को स्टेज पर डांस के लिए बुलाया। लक्सन ने माहौल को और मजेदार बनाने के लिए विपक्षी नेता हिपकिंस को भी मंच पर बुला लिया और कहा, अगर मैं खुद को शर्मिंदा करूंगा तो इन्हें भी करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों नेताओं ने अलग अलग अंदाज में डांस किया। जी हां दोस्तों, वाकई में इस पिक्चर को देखकर हर एक भारतीयों का दिल बाग बाग हुआ दोस्तों कि भारत के आजादी दिवस के मौके पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जो प्राइम मेंबर ऑफ द न्यूजीलैंड है, वो डांस कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग कमेंट में थैंक यू क्रिस्टोफर जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर आसिम मुनीर की बड़ी धमकी, कहा अफगानों पर दया करके बड़ी गलती की, अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत तालिबान साजिश का लेंगे बदला। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते एक बार फिर तनाव की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि हमने अफगानों पर सालों तक उपकार किए, लेकिन बदले में वे भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्थित अखबार डेली जंग में वरिष्ठ स्तंभकार सुहेल वराइच ने अपने लेख में खुलासा किया है कि हाल ही में ब्रसेल्स में हुई बातचीत में आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान और भारत दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। मुनीर ने दावा किया कि भारत प्रॉक्सी युद्ध के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में आतंकियों को घुसाना बंद नहीं किया तो हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हमारा कर्तव्य होगा। मुनीर ने बातचीत में अमेरिका और चीन को लेकर भी अपनी रणनीति साफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तान को लेकर इरादों पर उन्हें भरोसा है। चीन को मजबूत दोस्त बताते हुए कहा कि पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखेगा और एक दोस्त के लिए दूसरे को कभी बलिदान नहीं देगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन ने फिर दिखाई बड़ी चालबाजी, पाकिस्तान को सौंपी हंगोर क्लास की तीसरी सबमरीन पनडुब्बियां। जी हां, चीन ने पाकिस्तान को सौंपी जाने वाले 8 नई उन्नत हंगोर क्लास की पनडुब्बियों में से तीसरी पनडुब्बी उसे सौंप दी है। बीजिंग का यह कदम इस्लामाबाद की नौसैनिक ताकत को बढ़ना और हिंद महासागर में पाकिस्तान की बढ़ती उपस्थिति को समर्थन देना है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि हंगोर श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का जलावतरण समारोह बृहस्पतिवार को मध्य चीन के हुबई प्रांत के वुहान में आयोजित किया गया था। चीन की ओर से पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही 8 पनडुब्बियों में से दूसरी पनडुब्बी इस साल मार्च में सौंपी गई थी। ये उन 4 आधुनिक नौसैनिक लड़ाकू पोत के अतिरिक्त हैं जिन्हें चीन ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को दिया है। ये आपूर्ति अरब सागर में चीनी नौसेना के निरंतर विस्तार के बीच पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के उसके प्रयासों का हिस्सा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में जन्माष्टमी त्योहार के मौके पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ इस मजहबी प्रोग्राम में पहुंचे और सभी मजहबों के लोगों की सुरक्षा का यकीन दिलाया। ढाका के ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर कैंपस से निकलने वाले केंद्रीय जन्माष्टमी जुलूस और प्रोग्राम में शनिवार को थल सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने कहा, ये मुल्क सबका है, यहाँ मजहब, जाति या कम्युनिटी की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आप बेखौफ होकर रहिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं इस खास मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख तारीखी ढाकेश्वरी मंदिर के कैंपस नेवी चीफ
एडमिरल एम नजमुल हसन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान भी मौजूद रहे। स्थानीय मीडिया ने उनकी एकजुट मौजूदगी को हिंदू नेताओं द्वारा एक अभूतपूर्व कदम बताया। पिछले साल अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई। खास तौर पर इस हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों और मंदिरों को आगे बढ़ करके आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों खबर आपको इलेक्शन वाली मिल ही गई होगी, शेख हसीना से भी बुरा होने वाला है मोहम्मद यूनुस का अंजाम। दोस्तों यूनुस के पास सिर्फ फरवरी तक का ही समय बचा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है बांग्लादेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मुख्य सलाहकार की मंशा पर शक कर रहे हैं। कृषक श्रमिक जनता लीग के संस्थापक कादर सिद्दीक ने चेतावनी दी है कि फरवरी में चुनाव न कराने पर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब देखना यह होगा दोस्तों कि भारत में रहकर ही चुनाव लड़ेंगी शेख हसीना या फिर चुनाव से कुछ दिनों पहले वो बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। ये देखने वाली बात रहने वाली है। जी हाँ, या फिर उनकी पार्टी से कोई और चुनाव लड़ेगा। आपकी क्या इस पर राय दोस्तों, क्या लगता है आपको? अपनी संभावनाएं जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मिले विदेश सचिव मिस्री, भारत आने का दिया न्योता। जी हां, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर सुबह काठमांडू पहुंचे। प्रधानमंत्री कार्यालय में ओली के साथ मिस्री की बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए आपसी हितों के मामलों पर चर्चा की गई। भारतीय दूतावास ने यहां एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मिस्री ने गहरे सभ्यतागत संबंधों और मजबूत भारत नेपाल साझेदारी की पुष्टि की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। वहीं दोस्तों काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। बताया गया है कि केपी शर्मा ओली इस बार नई दिल्ली के बजाय बोध गया जाएंगे अपनी भारत यात्रा पर। यहां बौद्ध तीर्थ स्थल में पीएम मोदी अपने नेपाली समकक्ष की मेजबानी करेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। ये मुलाकात उसी दिन होने वाली है। दोनों नेता प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री का नालंदा विश्वविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पिछले जुलाई में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना लिया है दोस्तों। और इस बार बीजेपी ने वैचारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार का चयन किया है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने में बीजेपी ने नहीं दोहराई धनखड़ वाली गलती, इसीलिए सीपी राधाकृष्णन के जरिए बहुत बड़ा संदेश दिया है दोस्तों। हर किसी को बता दें, एनडीए के सहयोगी दलों ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया था। उम्मीदवार के चयन से साफ है कि बीजेपी ने पिछले बार से सबक लेते हुए इस बार उम्मीदवार का चयन किया है। इस बार बीजेपी ने वैचारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार का चयन किया है। सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और जनसंघ में रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से यह साफ माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार पिछली बार जैसा प्रयोग नहीं दोहराएगी। जगदीप धनखड़ बीजेपी के विचार से नहीं आते थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी और फिर कांग्रेस में भी रहे। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और फिर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल रहते उनका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार टकराव रहा, लेकिन सीपी राधाकृष्णन विचार परिवार से भी आते हैं और तमिलनाडु में बीजेपी की पहचान बनाने में इन्होंने काफी मेहनत भी की थी। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। हालांकि विपक्षी भी इंडिया गठबंधन आज दोस्तों अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के भी नाम उजागर कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन के नेता सोमवार सुबह आज 10:15 पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक कर सकते हैं। ये बैठक सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के एक दिन बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।